बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आया हूं। जब मैं क्रैश कोर्स लेके आया था तो काफी बच्चों ने डिमांड किया था कि सर इसका कंप्लीट फुल कोर्स लेके आइए। तो हम लोग केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और इसे कंप्लीटली फिनिश करके ही दम लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी जान रहे हैं कि फिजिक्स का भी कोर्स चल रहा है। फिजिक्स का हाँ, जेई नीट के मतलब पैटर्न पे नहीं चल रहा है, पर फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट पे चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि गेट, जो कि आपका जेई आईआईटी ही जिसका पेपर डिजाइन करता है गेट का, उसका भी फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब चीजें एक पैरेलल सीक्वेंस में ही चलेगा। केमिस्ट्री के इस कोर्स के बारे में जानकारी दे दूं कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, ताकि हर तरह के बच्चों के लिए आसानी हो। कंटेंट तो यहाँ पे आपका इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में भी हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, हिंदी टर्म्स का भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में करते जाएंगे, ताकि कभी हिंदी में कोई वर्ड्स यूज हो तो आपको परेशानी ना हो। हिंदी में इसलिए क्योंकि देखो 10 तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव के परिवेश से आते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ के आते हैं, और वही सब बच्चे जो है वो उसको इंटरनेट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे को थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, तो उनके पास अच्छे कोचिंग में जाने की सुविधा नहीं होती है। तो वो सारे बच्चे जो होते हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो उनको भी सहायता मिले, इस उम्मीद से ही इस कोर्स को डिजाइन किया जा रहा है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रखेंगे। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ आपको स्क्रीन पर दिखेगा, और हिंदी में मैं आपको उसको बोलता हुआ नजर आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, और मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अगर भैया केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री क्या है भैया, तो केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जस्ट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड द चेंजेस इट अंडरगो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कहता केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन उसके, ठीक है, हम उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं मैटर के, और उसके चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शन में उसमें जो चेंजेस होता है उसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली केमिस्ट्री में हमारे किसके बारे में पढ़ना होता है जी, जरा मैटर के बारे में पढ़ना होता है सर। मैटर के ही कंपोजिशन को पढ़ते हैं, मैटर की ही प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, और मैटर का ही जो चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में, उन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है सर सारा खेल मैटर का है, तो पहले बताइए कि मैटर है क्या। ठीक है, मैटर क्या है जी, कहता है मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ठीक है, कहता है पदार्थ वो वस्तु है, वो चीज है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान निहित होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हम लोग उसी प्रकार से रखेंगे। ठीक है, जो जेई और निट के लेवल का हो, ठीक है, यानी हाई स्कूल बच्चों के ही लेवल का यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह रहेगा, हायर स्टडी के लेवल का नहीं रहेगा, जैसे कि आपको पीएचडी या फिर मास्टर वगैरह के बच्चे होंगे उस लेवल का डेफिनेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे डेफिनेशन को आसान रखने की कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, तो कहता मैटर क्या है सर, तो मैंने दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने डेफिनेशन दिया आपको। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन है मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। द्रव्यमान वह है जो स्थान घेरता है जिसमें, ठीक है, पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान भी निहित होता है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल है, मेटल है, ये सब क्या है जी, मतलब सब के सब मैटर है आपके सर। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं कि भाई मैटर जो है वो बना किसका होता है, तो सबसे फंडामेंटल चीज आता है एटम। ठीक है, कि एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। कहता एटम और मॉलिक्यूल क्या है सर। ठीक है, कहता एटम और मॉलिक्यूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो कहता है कि मैटर इज मेड अप एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। कहता है जो मैटर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले, देखो सीक्वेंस चल रहा है। केमिस्ट्री क्या है भाई, स्टडी ऑफ मैटर। मैटर क्या है सर, मैटर हमने जाना कि वो चीजें जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और जिसके पास मास होता है। कहता है मैटर बना किससे होता है सर, कहता है ये बना होता है आपका एटम और मॉलिक्यूल से। कहता है सर एटम क्या है, कहता है यही जो मैटर बना हुआ है वो सबसे छोटा कण जो मैटर का होता है, जिससे ये जुड़ के बना हुआ है, उसी को हम बोल रहे हैं एटम। ठीक है, कोई दिक्कत, कहता है द कंसेप्ट ऑफ एटम वाज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय, ठीक है, डेमोक्रिट्स। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, कहता है डेमोक्रिट्स। ठीक है, डेमोक्रेट्स के द्वारा सबसे पहले एटम का कॉन्सेप्ट दिया गया था, एटम के बारे में चर्चा की गई थी। भाई उसके पहले भी हमारे ऋषियों ने, बहुत सारे ऋषियों ने इसके बारे में चर्चा कर रखी है, पर उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, स्टडी करना, रिसर्च करना हमारा काम नहीं है।
हमारा इंफॉर्मेशन लेना और जेई और नीट पर अगर के एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना, बस इतना ही हमारा टारगेट है। ठीक है, हम इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं कि ज्ञान हमसे टपक टपक के गिरे। ठीक है, हम चाहते हैं कि भैया हमसे एग्जाम बस क्वालिफाई हो जाए। ज़्यादा रिसर्च करने जाओगे एग्जाम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो एटम आपने जान लिया कि एटम क्या है। सबसे पहले एटम के बारे में किसने रिसर्च किया था? द डेमोक्रेट्स ने। ठीक है, और क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि हुज नेम दिज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एज एटम्स। कहता है कि ये एटम ही इसका नाम उन्होंने क्यों रखा? ठीक है, कि एटम का मतलब ही होता है इंडिविजुअल। ठीक है, अविभाज्य, जो टूट ना सके, जो विभाजित ना हो सके, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि अगर इसको एटम का हिंदी करें, एटम का इंग्लिश में तो समझ गए कि एटम मतलब क्या, एटम का हिंदी इंग्लिश क्या होता है? कहता है एटम का इंग्लिश होता है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल जो है उसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, तो कहता है हिंदी में सब इसका मतलब बताइए। कहता है परमाणु, हिंदी में कहते हैं इसको एटम को, और परमाणु का मतलब होता है परमाणु, परम प्लस अणु, परमाणु। जो अविभाज्य हो, जो अणु मतलब टुकड़ा, जो सबसे छोटा टुकड़ा है, वो भी अविभाज्य जो टुकड़ा है उसको हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, जो उससे उसके से छोटा टुकड़ा संभव नहीं है। कहता है एटम मीन्स इंडिविजुअल और इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब अटूट। ठीक है, अविभाज्य, जो बिल्कुल टूट नहीं सकता है, उसको हम कहते हैं एटम। अब डाल्टन ने एटम के बारे में और क्या किया कहा था? तो कहता है डाल्टन ने पूरा एटॉमिक थ्योरी दिया था, एटम के बारे में पूरी जानकारी दी थी, उसके बारे में चर्चा किया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं एटम्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो क्या है सर? देखो ये बहुत ही बेसिक चीजें और इसको बारे में तुमने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ना थोड़ा बहुत आपके पास जानकारी है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग तेजी से निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आएगी उसको हम थोड़ा सा और अच्छी से धीरे धीरे निकालेंगे। ठीक है, कहता है कि सर ये डाल्टन कौन थे? डाल्टन कौन थे, क्या जानकारी करोगे भाई? डाल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा था वो हम जानते हैं। क्या कहा था भाई? उन्होंने कहा था कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर। कहता है ये जो एटम होता है ये सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है मैटर का। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण होता है। ये कहा था सबसे पहले किसने? डाल्टन ने, जब दिया था। दूसरा कहा था उन्होंने कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड प्रॉपर्टीज। कहता एक ही मैटर के, एक ही एलिमेंट के अगर सारे एटम की चर्चा करें तो सबका मास आइडेंटिकल होगा। अरे कोई एक एलिमेंट ले लिया, किसी चीज का एक एलिमेंट, उसमें ढेर सारा एटम होगा। कहता जितने भी एटम एक ही एलिमेंट के हैं सभी के मास सेम होंगे, सबका साइज सेम होगा, सबका प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। ऐसा कहना था डाल्टन का। ठीक है, क्या कहना था जी? कहता है कि हिंदी में भी जान लो, तत्व के परमाणु एक दूसरे से समान होते हैं, अर्थात उसके द्रव्यमान, आकार इत्यादि सब क्या होता है? समान होता है, एक जैसा होता है। तीसरा बात इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय एनी केमिकल और फिजिकल मेथड। कहता एटम को ना तो मारा जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, चाहे तुम किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से कोशिश करके देख लो। ना तो मरेगा ना ही वो पैदा लेगा। ठीक है, परमाणु को किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो सृजित किया जा सकता है ना इसका विनाश संभव है। ठीक है, वो है, था और रहेगा, वो मर नहीं सकता है। ऐसा कहना था डाल्टन। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा डाल्टन ने कहा था। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी ऐसा कहती है। पता सही क्या है? पता जैसे जैसे ज्ञान, देखो आप लोग छोटे बच्चे हैं। ठीक है, छोटा में समझो कैसी चीजें पढ़ाया जाता है। जब बहुत छोटे थे तो पढ़ाया जाता धरती गोल है, पढ़ाया जाता था ये। फिर थोड़ा सा बड़े हुए तो पढ़ाया गया धरती गोल नहीं, ये थोड़ा सा पोल पे चपटी है। ठीक है, अब तुम सवाल करते हो कि सर हमको बचपन में गलत क्यों पढ़ाया गया? कहता अगर उस वक्त पढ़ाया जाता कि पोल से हल्की सी चपटी है, ऑरेंज जैसा है, तो तुम सवाल करते सर ये ऑरेंज क्या होता है? ठीक है, तो चीजों को इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहले धीरे धीरे उसको सुधारा जाता है, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस जाते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है, चीजों को और ढंग से सही से आपके सामने लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक इतना ही जानने बहुत है, हम इसको सुधार नहीं कर रहे हैं। जो डाल्टन ने कहा था जो चीज आपको पढ़नी है बस उतना ही पढ़िए। ठीक है, जैसे जैसे आप क्लासेज में आप अब जाइएगा वैसे वैसे आपके नॉलेज में, आपके इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा रिफाइंड होता जाएगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने ये जाना
कि हम किसी फिजिकल और केमिकल मेथड से एटम को तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कहता अलग अलग, ठीक है, अलग अलग मटेरियल के अगर एलिमेंट की अगर हम बात करें, अलग अलग एलिमेंट की अगर एटम की बात करें तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है या होती है, ऐसा कहना था डाल्टन का, ठीक है। कहता इसी में हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन के जो है हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन 3 आइसोटोप, 3 आइसोटोप में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। कहता कौन कौन सा है, कहता एक होता है प्लूटोनियम, जिसको हम कहते हैं H11, ठीक है। एक है ड्यूटेरियम, आगे हम चर्चा करेंगे इसको, अभी फिलहाल तो नाम ले लो, हाइड्रोजन ही का है। और एक है ट्रिटोनियम, ठीक है। ये कहता ये क्या है सर, कहता यहाँ जो लिखा रहता है ये होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा हुआ है क्या है ये एटॉमिक मास। कहता डिफरेंस क्या है दोनों में सर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है इसमें अगर नहीं है तो भैया एक है, न्यूट्रॉन एक बढ़ गया तो भैया एक जो हो गया ये आपका एटॉमिक मास एक से बड़ा हो गया, दो को अगर न्यूट्रॉन आ गया तो आपका 1H3 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से नाम भी चेंज हुआ है, ठीक है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटोनियम, याद रखिएगा, कभी हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बातें करते हैं हम लोग। कहता क्लासिफिकेशन में क्या है सर, कहता क्लासिफिकेशन में अगर पूरे मैटर जो हमको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं उस पूरे मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो कहता है कि दो प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हो, दो तरीकों से। कहता है एक फिजिकल मेथड से, फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह के आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा आप केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम केमिकल क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, फिजिक्स की प्रॉपर्टी के आधार पे करें तो कहता है कि हम जो है वो मैटर को 3 भागों से बांटते हैं, एक है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस, ठीक है। 3 भाग में बढ़ता है। कहता है कि जैसे आपका सॉलिड में कौन हो गया जी, कहता है कि लोहा, लकड़ी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। लिक्विड में क्या क्या हो गया सर, कहता है लिक्विड में आपका हो गया ब्रोमीन, सीजियम, ठीक है, ये सब क्या है जी, कहता है लिक्विड है। कहता है गैस में क्या हो गया सर, कहता है जैसे गैस में हो गया आपका O2, N2, CO2, ये सब क्या हो गया, गैस हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है केमिकल क्लासिफिकेशन सर, कहता है केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में इसको बांटते हैं। कहता कौन कौन सर, कहता एक होता है आपका एकदम प्योर वाला, जो प्योर चीजें हैं, दूसरा होता है मिक्सचर, मिक्सचर जिसमें मिलावट है, ठीक है। कहता प्योर वाले को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। कहता कौन कौन सर, कहता एक है आपका एलिमेंट और दूसरा है आपका कंपाउंड, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहता सर एलिमेंट जैसे कि सर, एलिमेंट जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सब क्या है एलिमेंट है। कंपाउंड कौन है सर, कहता जैसे आपका हो गया H2SO4, ठीक है, CH4, ठीक है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा को बोलते हो आप लोग। मिक्सचर हो गया, मतलब मिक्सचर जैसे हो गया आपका मिल्क, मिल्क भी एक मिक्सचर है, ठीक है। जैसे आपका हो गया आपका स्टील, बहुत सारे मिक्सचर है, ठीक है, स्टील हो गया, ठीक है। आपका जैसे आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इसको स्क्रीन से हटाता हूँ। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया हम क्लासिफिकेशन मैटर को किसी बेसिस पे कर सकते हैं, तो कहता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस की बातें की गई है, ठीक है। मैंने सबका एग्जाम्पल भी दिया, सॉलिड में हमने एग्जाम्पल दिया लोहा, लकड़ी जितनी भी है, जैसे कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड स्टेट में रहता है। लिक्विड आपका हो गया जैसे आपका ब्रोमीन हो गया, जैसे आपका सीजियम हो गया, ठीक है। गैस में हमने बहुत सारा चर्चा किया, जैसे आपका O2 हो गया, N2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग है कि केमिकल क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का,
प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। कहता है प्योर सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस, प्योर मतलब एकदम प्योर, जिसमें और कोई दूसरा चीज मिलावट ना हो। जैसे कि कौन हो गया जी, कहता एलिमेंट और दो कंपाउंड, दो प्रकार के आपके प्योर एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, एलिमेंट है। कंपाउंड कौन कौन, कहता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH4, मीथेन, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कास्टिक सोडा बोलते हो। मिक्सचर एयर, मिल्क, एलॉय, सब क्या है, कहता मिक्सचर है सर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, उम्मीद करते हैं क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे जो कि इंपॉर्टेंट है, इतना बेसिक चीज है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th तक आप लोग इस सब चीजों को जानते थे पहले से, तो उसका हम लोगों ने केमिस्ट्री में हल्का फुल्का रिवीजन किया। अब मेन चीजें हैं इसको आपको ध्यान देना है पहला चैप्टर में। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है ये। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखने वाले हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जिसमें सबसे पहला है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। कहता क्या होता है सर, कहता किसी परमाणु का द्रव्यमान C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना है, उसे हम उस परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। सर नहीं बुझाया सर, इंग्लिश में बताइए। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है ही, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the ratio of mass of one atom of the elements to 1/12 of mass of one atom of C12 isotope। ठीक है, तो सर अभी भी समझ में नहीं आया, अच्छे से हमको बताइए क्या होता है ये, ऐसे बताइए कि एकदम याद हो जाए, दिलो दिमाग में घुस जाए, समझिए। एकदम आसान सा बताता हूँ। कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास है ना, और रिलेटिव मतलब किसी से तुलना करना है। अरे जैसे आपका हम मास पूछे तो कहोगे सर हम 25 किलो हैं, कहता रिलेटिव मास बताइए, कहता किससे तुलना करें सर। ठीक है, तो कहता अपना भाई से तुलना करो, छोटका भाई से। कहता मेरे भाई सर 5 किलो का है, मैं इसकी तुलना में 3 गुना हूं, तो मेरा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मास कितना हो गया सर, 3 हो गया। रिलेटिव मतलब इतना है ना कि कितना तुम हो, जिससे तुम तुलना करो वो कितना है, उससे तुम कितना गुना हो। ठीक है, पचले 25, सॉरी 5, 3 गुना नहीं 5 गुना। ठीक है, तथा 5 टाइम्स है सर, तो हमारा रिलेटिव मास कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यही करना है यहाँ पे। कहता क्या करना है सर, कहता रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास निकालना है पर किसी के तुलना में। कहता किसकी तुलना में सर, कहता C12 एटम की तुलना में। ठीक है, कहता C12 क्या है सर, कहता है कार्बन का आइसोटोप से, जैसे हमने हाइड्रोजन का बताया ना जी, कहता H11, H12, ठीक है, H13, सब क्या है, आइसोटोप की चर्चा कर रहे थे ना। उसी प्रकार से C12 कार्बन जो है ढेर सारे फॉर्म में रहता है, तो हम C12 की बात कर रहे हैं। ठीक है, C12 मतलब यह आपका, इसका एटॉमिक मास जो है वो 12 है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। 6 कार्बन में आपका 6 प्रोटॉन होना चाहिए और 6 ही न्यूट्रॉन होना चाहिए, ज्यादा न्यूट्रॉन भी रह सकता है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बस उसकी हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें 6 ही न्यूट्रॉन है जिसके न्यूक्लियस में। ठीक है, तो हम C12 के एटम का हम सबसे पहले तो मास देखते हैं कितना होता है, कितना भी होता होगा, तो उससे कितना गुना आपका जो है, और भी C12 नहीं, C12 के 12वां भाग कर रहे हैं हम लोग। C12 एटम जो है, C12 एटम का जो मास हो गया, ठीक है, इसका हम कर रहे हैं 12वां भाग। कहता क्यों कर रहे हो सर, तुमको समझ में आ ही रहा होगा कि इसके जो न्यूक्लियस की बात करें भैया, आप जानते हो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है जी। दरअसल एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। न्यूक्लियस में ना सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। सर ये इलेक्ट्रॉन अब बहुत ही हल्का होता है, इसका मास बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि इसको इज्जत ही नहीं देते। तो सारा खेल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है। सारा मास में अगर चर्चा करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का करेंगे। ठीक है, इसमें C12 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मिला कितनी है, सर 12 है। ठीक है, 6 को प्रोटॉन और 6 को न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो 12 से हमने क्यों डिवाइड किया, समझ में आया कि जब टोटल न्यूक्लियस इसके पास 12 है, तो ऑन एवरेज एक न्यूक्लियस कितना वजन का है। ठीक है, तो हमको एक न्यूक्लियस का वजन निकल के आ गया, उसी से हम तुलना कर लेंगे कि भैया इसके पास भी कितने न्यूक्लियस होंगे। तो हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, रिलेटिवली निकालना चाह रहे हैं कि भैया जो भी जिसका भी तुम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हो, एक्चुअली उसमें न्यूक्लियस का एवरेज हम मोटा मोटी निकालना चाहते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हम किसी का हम बारे में हम नहीं जानते। ठीक है, जैसे तुम बात कर रहे हो एग्जैक्टली प्रोटॉन का मास, एग्जैक्टली न्यूट्रॉन का मास, अरे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नापना इतना आसान नहीं है। ठीक है, ऊपर से उसका नाप भी लेते हो, तो पर इनसे मिलकर जो एटम बनता है ना, उसका मास इन दोनों के सम के बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आया, फिर से चर्चा करते हैं।
मान लेते हैं प्रोटॉन 1 किलो का है, बस मान लेते हैं, और न्यूट्रॉन आपका 2 किलो का है, मान लेते हैं सब, ठीक है, लगभग बराबर होता है पर मान लेते हैं। ये बस एगो हमने एक प्रोटॉन लिया, एक न्यूट्रॉन लिया, तो आपका बना भैया 2 गो उसमें आ गया, एगो प्रोटॉन एगो न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 2 गो हो गया, उससे बन गया एक आपका न्यूक्लियस। तो तुम्हारे अनुसार न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? कहता है एगो प्रोटॉन रखियो सर, एगो न्यूट्रॉन रखियो सर, सब मिला के इसका 3 किलो का होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 3 किलो का होना चाहिए। पर अद्भुत बात यह आता है कि 3 किलो से इसका मास थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, क्यों कम होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पर कम होता है। यानी कि आप ऐसे जोर के काम नहीं करा सकते। न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास जो होता है जिससे वो बना होता है उससे हल्का सा कम होता है। और कम क्यों होता है इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे, लेकिन कम होता है तो ऐसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के हम नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, हमको भैया न्यूक्लियस का पिन नहीं तोल सकते हम लोग, तो सीधे सीधे एटम का ही मास हम निकाल लेते हैं कि एटम का मास कितना है। एक एटम का मास हमारा निकल के आ गया, और एटम का मास निकल के आया है तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन का मास घटा दो या फिर उसको इंक्लूड ना करो, उसको सोचो ही मत। ठीक है, सीधे सीधे एटम का मास के बराबर आप न्यूक्लियस का मास ले लो और उसी को बराबर आप न्यूक्लियॉन्स का मास ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो टोटल हमारा मान लेते हैं C12 का हमको न्यूक्लियस मिल गया और इसका हमने मास निकाल लिया, मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ C12 एटम। एक एटम का हम मास ले रहे हैं और इसको 12 से डिवाइड कर दे रहे हैं। कहता इससे क्या हो गया सर? कहता उसका एक न्यूक्लियॉन्स का एवरेज मास निकल के आ गया। अब इससे तुलना करेंगे कि इसमें जो भी आप जिस भी एटम की बात कर रहे हैं उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स रहे होंगे। ठीक है, ये तुलना किया जा रहा है एक्चुअली आपका। ठीक है, एंड रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है जी? रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या? ठीक है, तो कहता है जिस भी एटम का आप मास निकाल रहे हो उस एटम का मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू C12 एटम का मास, ठीक है, ये आपको करना होता है। यही फॉर्मूला आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का होता है। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें, ठीक है, तो हिंदी में बात करते हैं, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात करें तो ये होता है किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय 1/12वां भाग इंटू C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला। क्योंकि दोनों ये मास का ही रेशियो है, इसका मतलब है इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है। यानी ये जो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, ये यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, कोई इसका इकाई नहीं है। कुछ और भी जान ले लीजिए, अगर हम लोग शुरू किए हैं तो थोड़ा सा और भी जान ले लेते हैं। जैसे कि अभी हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं जी? तो C12 से कर रहे हैं। कोई पूछ लेता है C12 से क्यों? कहता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर क्या कोई एलिमेंट है तो वो कार्बन ही है। कार्बन से ही पूरी दुनिया बना हुआ है, सबसे ज्यादा कार्बन ही भरा पड़ा है, उसमें C12 ही सबसे ज्यादा है, इसलिए हम कंपेरिजन C12 से कर रहे हैं। कहता सर जिंदगी में का शुरुआत से इसी से कंपेरिजन हो रहा था कि नहीं? ठीक है, पहले लोग कंपेरिजन करते थे हाइड्रोजन वाला से, कि सबसे पहला वाला से कंपेरिजन करें C1 से। ठीक है, जाने कि हाइड्रोजन के आइसोटोप ढेर सारे हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप ढेर सारे थे तो हमने C12 से कंपेरिजन किया। इसी प्रकार से पहले कंपेरिजन होता था H1 से। ठीक है, एच का हाइड्रोजन का भी ढेर सारा है आइसोटोप्स, तो उसमें से हम किससे करते थे? H1 से करते थे। ठीक है, ठीक है, H2 भी होता है, H3 भी होता है, ढेर सारा होता है, लेकिन हम लोग किससे करते थे? H1 से किया करते थे। और उसके बाद सर इसके पहले हम लोग करते थे, उसके बाद फिर हुआ ऑक्सीजन से, इसके पहले ऑक्सीजन से भी किया जाता था। ठीक है, ऑक्सीजन कौन सा? ऑक्सीजन 16 वाला, इसके आइसोटोप ढेर सारे हैं, इससे किया जाता था। पता सर अगर ऐसा है तो कार्बन C12 से शुरुआत हुआ कब? पता ये शुरुआत हुआ था करीबन 1961 के करीब। ठीक है, 1961 के करीब आपका C12 से शुरुआत हुआ था कंपेरिजन करना, रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपेयर करना, और ये अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, अभी भी इसी से हो रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, इसको भी याद रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है।
तो क्यों होता है सर? तो ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, रेशियो हम निकाल रहे हैं ना, सेम रेशियो सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेशियो निकालोगे तो ऊपर यूनिट कट ना जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इतने सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे, रिलेटिव एटॉमिक मास हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो दिक्कत यही चीज मैंने बोला था, इसलिए मैं मुझसे वाइवा में जब मैं कॉलेज में था तब मुझसे पूछ दिया गया था कि स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, स्ट्रेस तो ठीक है लेकिन स्ट्रेन का कोई यूनिट क्यों नहीं होता? तो मैंने ही कहा क्योंकि वो रेशियो है इसलिए वो नहीं होता है, ठीक है। बेचारा वो मुंह देखते रह गए रेशियो, ठीक है। तो यार मैं सही तो बोला, बाहर आया तो मेरे दोस्त ने बताया कि तुम रेशियो 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 तो बहुत सारी चीजें होते हैं, वो बोल रहे थे कि स्ट्रेस भी तो रेशियो है, इसका यूनिट होता है। कहता है ये स्ट्रेन जो है वो रेशियो है पर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये ऊपर भी लेंथ होता है, ठीक है, कितना एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, और कितने में एक्सटेंशन होती है, ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है, दोनों कट गया, ठीक है। तो वहां बोलना था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी का वो रेशियो है, इसलिए इसलिए उसको यूनिटलेस है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज क्लियर मैं करना चाहता हूँ, वो भी देखिए। अगर हम किसी एटम के मास की बात करें यानी परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना चाहूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें किसका जी, मतलब परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु के, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ साइज को और पीले की तरफ चलता हूँ। तो परमाणु के अगर हम द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, यानी हम मास ऑफ एटम की हम बात करना चाहते हैं, ठीक है। मास ऑफ एटम निकालेंगे तो आपका सभी न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान का योग होगा, ठीक है, यानी सम ऑफ मास ऑफ और न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मैंने न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी है जितने भी हैं वो सब न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स मतलब फिर से मैं बता देता हूँ, याद रखना, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बराबर बात क्या हुआ जी, कहता है 1/12 गुने, ठीक है, 1/12 गुने 12 न्यूक्लियॉन्स का मास है ना, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से 12 तो कट ही गया भाई, C12 12 न्यूक्लियॉन्स होगा ना, तो 12 से 12 तो निपट गया, 12 से 12 निपट गया भाई, तो क्या बचा भाई? तो कहता है कि न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन्स के मास से सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स के मास को डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा जी, तो सभी न्यूक्लियॉन्स का संख्या, नंबर ऑफ और न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ और न्यूक्लियस निकल के आ जाएगा। यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या होता है, कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। यही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि रिलेटिव जो होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या है, ठीक है। ये जो हम लोग ये निकाल रहे हैं परमाणु द्रव्यमान, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, कुछ और नहीं क्या है जी, कहता नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही है। जैसे अगर हम चर्चा करें, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, कहता है H11 हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का अगर हम RAM की बात करें, ठीक है, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होगा जी, कहता है 1 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन 16 का बात करेंगे, RAM की बात करें तो कितना होगा जी, कहता ये होगा आपका 12, सॉरी 16 ना जी। और अगर हम कार्बन C612 की बात करें तो कहता इसका कितना होगा जी, कहता 12 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीजों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।